हम पहले से ही जानते हैं कि नाजी युद्ध में हार गए थे और उन्होंने 1945 में आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन क्या होता अगर वे जीत जाते? हिटलर का असली इरादा या योजना क्या थी? इस वीडियो में हम यही जानेंगे। लेकिन रुको, इससे पहले कि हम इस पर बात करें, चलो पहले थोड़ी देर के लिए उन घटनाओं को याद करें जो हुई थीं, ताकि तुम्हें कम से कम कुछ अंदाजा हो सके। सच कहूं तो युद्ध के शुरुआती वर्षों में जर्मनी की जीतें लगातार और तेज थीं। उन्होंने पोलैंड पर कब्जा कर लिया। उसके बाद जर्मन सेना ने डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, बेल्जियम और फ्रांस पर हमला किया और बहुत ही कम समय में नाजी जर्मनी यूरोप के बड़े हिस्से में सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन गया। लेकिन असल में सब कुछ की जड़ फ्रांस में ही थी। लेकिन क्यों? क्योंकि मई 1940 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी। इन्हीं दिनों में फ्रांस की रक्षा बहुत तेजी से ढह गई थी। इसी वजह से जर्मन सेनाएं आगे बढ़ गईं और यह बात मित्र देशों के कमांडरों को उम्मीद नहीं थी। इसलिए नतीजा यह हुआ कि ब्रिटिश और फ्रेंच सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। इसी वजह से हजारों ब्रिटिश सैनिक डनकिर्क के आसपास फंस गए, जो कि उत्तरी फ्रांस का एक तटीय शहर है। उनके पीछे जर्मन सेना थी और सामने इंग्लिश चैनल था। इसका मतलब उनके पास भागने के लिए लगभग कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर उन्हें तुरंत नहीं निकाला गया तो ब्रिटेन एक ही झटके में अपने बहुत सारे प्रशिक्षित सैनिकों को खो सकता था और यहीं से ऑपरेशन डायनामो की शुरुआत हुई। ब्रिटेन ने नौसैनिक जहाजों और कई छोटे नागरिक जहाजों का इस्तेमाल किया ताकि डनकर्क में फंसे सैनिकों को वापस ब्रिटेन लाया जा सके। 3 लाख से भी ज्यादा मित्र देशों के सैनिकों को निकाल लिया गया, इससे पहले कि वो इलाका पूरी तरह से गिर जाता। और जब ये सब हो रहा था, ब्रिटिश सरकार के अंदर भी गंभीर बहस चल रही थी। विंस्टन चर्चिल उस समय नए नए प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार में कुछ अधिकारी थे, जिनमें लॉर्ड हैलिफैक्स शामिल थे, जो यह चर्चा करना चाहते थे कि क्या इटली की मदद से जर्मनी के साथ समझौता करना संभव है। लेकिन आखिरकार ब्रिटेन ने हार न मानने और लड़ाई जारी रखने का फैसला किया। वह फैसला बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर 1940 में ब्रिटेन युद्ध से पीछे हट जाता तो पश्चिमी यूरोप में जर्मनी का लगभग कोई बड़ा दुश्मन नहीं बचता, और अगर ऐसा होता तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास भी वो महत्वपूर्ण जगह नहीं रहती जहां वे अपने सैनिकों को इकट्ठा कर सकते थे, हवाई जहाज और हथियार जमा कर सकते थे, इससे पहले कि वे नाजी नियंत्रित यूरोप पर हमला करें। और अच्छा हुआ कि ब्रिटेन ने हार नहीं मानी। इसलिए फ्रांस के पतन के बाद मामला अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जर्मनी के सामने अभी भी एक समस्या थी। वह यह थी कि वे ब्रिटेन को युद्ध में कैसे हार मानने के लिए मजबूर करें। लेकिन ब्रिटेन बहुत ही जुझारू था, और क्योंकि लड़ाई लगातार जारी रही, यहीं से बैटल ऑफ ब्रिटेन शुरू हुई 1940 के मध्य में। लगभग हर दिन जर्मनी और ब्रिटेन के लड़ाकू विमान आसमान में लड़ते रहते थे। जर्मन एयरफोर्स को लुफ्टवाफे कहा जाता है, जबकि ब्रिटेन की एयरफोर्स को रॉयल एयरफोर्स या RAF कहा जाता है। जर्मनी ने एयरफील्ड्स, रडार सुविधाएं, फैक्ट्रियां बमबारी की और ब्रिटेन के अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर भी। ब्रिटिश पायलटों के लिए स्थिति बेहद कठिन थी, क्योंकि उन्हें लगभग हर दिन जर्मन विमानों का सामना करने के लिए उड़ान भरनी पड़ती थी। इसलिए कई लोग मारे गए और थक भी गए। कई विमान भी उड़ान के दौरान खो गए। लड़ाई जारी रही, लेकिन ब्रिटेन के पास अभी भी एक बड़ा फायदा था। इसके पास रडार नेटवर्क और एक सुव्यवस्थित प्रणाली थी, जिससे जर्मन विमानों के आने का पता जल्दी चल जाता था। इसी वजह से सभी ब्रिटिश लड़ाकू विमानों को हमेशा हवा में रहने की जरूरत नहीं थी। हवाई जहाजों को सिर्फ वहीं भेजा जा सकता था जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जर्मनी की लुफ्टवाफे RAF को नष्ट नहीं कर पाई। और क्योंकि जर्मनी आसमान पर नियंत्रण नहीं पा सका, उनके लिए ब्रिटेन पर हमला करना बहुत ही मुश्किल हो गया। और भले ही वे आसमान पर नियंत्रण पा भी लेते, फिर भी उन्हें समुद्र में ब्रिटेन की बहुत ही ताकतवर रॉयल नेवी का सामना करना पड़ता। और क्योंकि ब्रिटेन युद्ध में डटा रहा, हिटलर कुछ नहीं कर सका। और ये रही जर्मनी की एक और बहुत बड़ी गलती। वे ब्रिटेन को हरा नहीं पाए, और ऊपर से उन्होंने एक और बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। जून 1941 में नाजी जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया और इसे ऑपरेशन बारबरोसा कहा गया। यह हमला बहुत बड़ा था। लाखों एक्सिस सैनिकों ने सोवियत संघ के विशाल क्षेत्र पर हमला किया। शुरुआती महीनों में जर्मनी को बहुत बड़ी सफलता मिली। कई सोवियत यूनिटों को घेर लिया गया, कई सैनिकों को बंदी बना लिया गया और जर्मन सेना तेजी से सोवियत क्षेत्र में आगे बढ़ी। उनके मुख्य लक्ष्यों में से एक था मॉस्को, सोवियत संघ की राजधानी। अक्टूबर 1941 में जर्मनी ने ऑपरेशन टाइफून शुरू किया, जो मॉस्को की ओर एक बड़ा हमला था।
और जैसे जैसे जर्मन सेना मॉस्को के करीब पहुंच रही थी, उनकी स्थिति और भी कठिन होती जा रही थी। क्योंकि वे अपनी आपूर्ति के स्रोत से बहुत दूर थे, इसलिए खाना, पेट्रोल, गोलियां और उनके वाहनों और हथियारों के लिए पुर्जे पहुंचने में ज्यादा समय लग रहा था। और फिर भीषण ठंड आ गई। और सच कहूं तो जर्मनी सिर्फ भीषण ठंड की वजह से नहीं हारा। बहुत सारे जर्मन सैनिक सच में थक चुके थे। सामान कम था और सप्लाई भी धीरे धीरे पहुंच रही थी, और सोवियत सेना की लड़ाई भी लगातार तेज होती जा रही थी। फिर भी जर्मनों की हालत बहुत खराब होने के बावजूद वे काफी करीब पहुंच गए थे। नवंबर के आते आते कुछ जर्मन बख्तरबंद इकाइयां मॉस्को से लगभग 12 मील की दूरी तक पहुंच गई थीं, लेकिन वे शहर पर कब्जा नहीं कर सके। दिसंबर की शुरुआत में बड़ी सोवियत जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। धीरे धीरे जर्मन सेनाओं को मॉस्को के आसपास से पीछे हटना पड़ा। यहीं पर हिटलर ने एक बहुत बड़ी समस्या देखनी शुरू की। वह तुरंत सोवियत संघ को गिराने में सफल नहीं हो पाया। इसका मतलब है कि अब जर्मनी को पूर्व में एक बहुत बड़े युद्ध का सामना करना पड़ेगा, जबकि पश्चिम में ब्रिटेन लगातार लड़ाई जारी रखे हुए है। सीधे शब्दों में कहे तो वे अब दुश्मनों से घिरे हुए थे। और सोवियत जवाबी कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद जर्मनी की समस्या और भी बढ़ गई। लेकिन क्यों? 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर हवाई में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमला किया, और अगले ही दिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और 11 दिसंबर को हिटलर ने खुद संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन हिटलर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे विश्वास था कि संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशांत क्षेत्र में ज्यादा व्यस्त रहेगा। वो ये भी उम्मीद कर रहा था कि अब जब अमेरिका और जापान दुश्मन बन गए हैं, तो अमेरिका के लिए अपनी पूरी ताकत जर्मनी के खिलाफ लगाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि हिटलर यहां गलत साबित हुआ। यह बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि अब जर्मनी के खिलाफ एक साथ ब्रिटेन, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका तीनों देश युद्ध में थे। ये तीनों देश बहुत बड़ी आबादी वाले थे, उद्योग, संसाधन और हथियार बनाने की क्षमता रखते थे। और यहीं पर जर्मनी हार गया। लेकिन क्या होता अगर इसका उल्टा हुआ होता? क्या होता अगर ब्रिटेन ने आत्मसमर्पण कर दिया होता, सोवियत संघ जल्दी हार गया होता और अमेरिका ने दखल नहीं दिया होता? आखिरकार क्या होता अगर हिटलर ने यूरोप में जीत हासिल की होती? तो उसका असली प्लान क्या था? और यही है हमारे इस वीडियो का मुख्य विषय। अगर सोवियत संघ हार जाता और नाजी जर्मनी उसे अपने कब्जे में ले लेता, पूर्वी यूरोप का बड़ा हिस्सा, तो वहीं हिटलर की योजना खत्म नहीं होती। उसकी फतह असल में नाजी नेतृत्व के बड़े बदलावों की सिर्फ शुरुआत थी, और ये थे उसके आगे के प्लान। उसकी योजना का केंद्र था जिसे लेबेंसराउम या लिविंग स्पेस कहा जाता है। हिटलर के मुताबिक जर्मनी को खाने, संसाधनों और जर्मनों के नए निवास के लिए ज्यादा जमीन चाहिए थी। उनके विस्तार की मुख्य दिशा पूर्व थी। इसमें पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, बाल्टिक राज्य और पश्चिमी सोवियत संघ का बड़ा हिस्सा शामिल था। लेकिन नाजी जर्मनी का इन इलाकों में सिर्फ सरकार बदलने का ही प्लान नहीं था। वे खुद यह बदलना चाहते थे कि इन जमीनों पर कौन रहेगा। और यहीं पर नाजी योजनाकारों ने, जिसे जनरल प्लान ओएसटे कहा जाता है, उसे बनाया। ये योजनाओं की एक श्रृंखला थी ताकि पूर्वी यूरोप के बड़े हिस्से को जर्मन नियंत्रित क्षेत्र बनाया जा सके। इस योजना में लाखों लाखों लोगों को मारने, उनके घरों से निकालने, जबरन काम करवाने या दूर दूर के इलाकों में भेजने की योजना थी। क्योंकि नाजी विचारधारा या नाजियों की मान्यता के अनुसार जर्मन नस्ल को बाकी नस्लों से ऊंचा माना जाता था, और कुछ समूह ऐसे थे जिन्हें वे अपने नए जर्मन साम्राज्य का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे। ये विश्वास बहुत ही कट्टर था, और सच कहे तो उनका खास निशाना यहूदी थे। और पहले से ही नाजी शासन होलोकॉस्ट में यहूदियों को योजनाबद्ध तरीके से मार रहा था, और उनका निशाना स्लाविक आबादी का बड़ा हिस्सा भी था, जिसमें कई पोलिश, यूक्रेनी, बेलारूसी और रूसी लोग शामिल थे। लेकिन क्या वे सभी लोगों के साथ ऐसा ही करेंगे? असल में नहीं। कुछ लोगों को नाजियों ने अपने तथाकथित जर्मनीकरण के लिए चुना था। इसका मतलब, अगर नाजी नस्लीय अधिकारी मानते थे कि उनमें उनके नस्लवादी मानकों के अनुसार कुछ गुण हैं, तो उन्हें मजबूर किया जा सकता था कि वे अपनी पुरानी पहचान छोड़ दें और उन्हें जर्मन आबादी का नया हिस्सा बना दिया जाए। और जिन जमीनों से पुराने निवासियों को हटा दिया गया, उन पर जर्मन बसने वालों को बसाने की योजना थी। इसका मतलब
बहुत से स्थानीय लोगों को उनकी अपनी जमीन से हटा दिया जाएगा और उनकी जगह जर्मन परिवारों को बसाया जाएगा, ताकि धीरे धीरे कब्जा किए गए इलाकों को जर्मनी का हिस्सा बनाया जा सके। इसलिए सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था कि दुश्मन पक्ष को हराया जाए। ये पूर्वी यूरोप की पूरी आबादी को बदलने की एक योजना का भी हिस्सा था। इसके साथ ही नाजी नेतृत्व भी कब्जा किए गए सोवियत क्षेत्रों से भोजन पर नियंत्रण रखना चाहता था। यूक्रेन और सोवियत संघ के अन्य हिस्से बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि वहां बड़े कृषि क्षेत्र थे। 1941 में आक्रमण शुरू होने से पहले ही जर्मन अधिकारियों ने पहले ही अध्ययन कर लिया था कि पूर्व से भोजन का उपयोग जर्मन सेना और आबादी का समर्थन करने के लिए कैसे किया जाएगा। इसमें शामिल अधिकारियों में से एक था हर्बर्ट बाके, जो नाजी जर्मनी की कृषि नीति के एक उच्च अधिकारी थे। नाजी योजनाकारों के लिए मुख्य समस्या सीधी थी। अगर जर्मनी सोवियत क्षेत्रों से भोजन का बड़ा हिस्सा ले लेता तो उन दसियों लाख लोगों का क्या होगा जो उसी भोजन पर निर्भर हैं। योजनाकारों को इसका जवाब पता था। उन्हें उम्मीद थी कि बहुत सारे लोग भूख से मर जाएंगे या मजबूरी में वहां से चले जाएंगे। आक्रमण से पहले देखे गए नाजी योजना दस्तावेजों के अनुसार यह स्पष्ट रूप से चर्चा की गई थी कि 1 करोड़ से अधिक लोग भोजन से वंचित हो सकते हैं या अपने घरों से बेदखल किए जा सकते हैं। ये सिर्फ कागज पर बनी योजना नहीं थी। वास्तविक जर्मन कब्जे के दौरान उन्होंने भूख को कब्जे की क्रूर प्रणाली का हिस्सा बना दिया। लाखों सोवियत युद्धबंदी और नागरिक जानबूझकर वंचित किए जाने, जबरन श्रम और फांसी की वजह से मारे गए। बीमारी और बेहद खराब हालात। इसलिए अगर जर्मनी पूर्व में पूरी तरह जीत जाता तो इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का मौका और भी ज्यादा होता। और यह बदलाव सिर्फ जनसंख्या तक सीमित नहीं था। नई जर्मन बस्तियां बसाने की भी योजना थी। कब्जा किए गए इलाकों में सड़कों और परिवहन नेटवर्क बनाने की योजना थी, ताकि इतने बड़े क्षेत्र को आसानी से नियंत्रित किया जा सके। और भी बहुत कुछ था। कुछ जगहों की पहचान को भी सीधे बदलना था। काला सागर में स्थित क्रीमिया इसका एक उदाहरण है। नाजी नेतृत्व ने इसे एक ऐसी जगह के रूप में देखा जिसे जर्मन बस्ती क्षेत्र बनाया जा सकता है, अगर वे सोवियत संघ के खिलाफ पूरी तरह जीत जाते। जब पूर्व में बदलाव की योजना बनाई जा रही थी, हिटलर और एल्बर्ट स्पीयर भी जर्मनी के अंदर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे थे। स्पीयर हिटलर के मुख्य वास्तुकारों में से एक थे। उनकी योजना बर्लिन को पूरी तरह बदलने की थी, ताकि वो नए नाजी साम्राज्य का प्रतीक बन सके। इस प्रोजेक्ट को जर्मानिया के नाम से जाना जाता था। ये किसी शहर का साधारण नवीनीकरण नहीं था। हिटलर बहुत विशाल सरकारी इमारतें, चौड़ी सड़कें और ऐसे स्मारक चाहता था जो जर्मनी की शक्ति को दिखा सकें। सबसे बड़े योजनाबद्ध भवनों में से एक था वानसी वोल्साले। यह एक बहुत बड़ा गुंबददार हॉल था जिसमें लगभग 1,80,000 लोग एकत्र हो सकते थे। एक बहुत बड़े विजय द्वार और समारोह के लिए एक लंबा मार्ग का भी प्लान था। इन योजनाओं में से कई पूरी नहीं हो सकीं, क्योंकि युद्ध में जर्मनी हार गया था। लेकिन थर्ड राइक के खत्म होने से पहले ही बर्लिन को बदलने की कुछ तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। इसलिए कुछ निवासियों पर इसका असर पड़ा और कुछ जगहों को हिटलर की बड़ी परियोजनाओं के लिए तैयार किया गया था। पुनर्विकास के लिए जगह तैयार करते समय कई घरों से निवासियों को, जिनमें यहूदी परिवार भी शामिल थे, निकाल दिया गया था। जर्मनिया दिखाता है कि हिटलर अपनी नई जर्मनी को कैसा दिखाना चाहता था। एक ऐसा देश जो राज्य की शक्ति और नाजी नेतृत्व की छवि के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन नाजी शासन केवल जमीन, इमारतें और आबादी को ही नियंत्रित नहीं करना चाहता था। वो ये भी चाहता था कि लोग कैसे सोचें, उस पर भी उसका नियंत्रण हो। युद्ध शुरू होने से पहले ही जर्मनी में नाजीकरण पहले से ही व्यापक था। इसका मतलब है कि नाजी विचारधारा को धीरे धीरे सरकार, स्कूलों, युवा संगठनों, मीडिया में डाला जा रहा था। संस्कृति और आम जिंदगी के कई हिस्सों में भी। यहीं से नाजी सरकार का ईसाई धर्म के साथ रिश्ता भी जटिल हो गया। हिटलर के समय में अधिकांश जर्मन अभी भी प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक चर्चों से जुड़े हुए थे। इसलिए नाजी सरकार ईसाई धर्म को इतनी आसानी से नहीं हटा सकती थी, क्योंकि इससे बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संकट पैदा हो सकता था। इसके बजाय कुछ नाजी समूहों ने ईसाई धर्म को अपनी विचारधारा के साथ अधिक मेल खाने की कोशिश की। एक आंदोलन था जिसे जर्मन क्रिश्चियन कहा जाता था, जिसने हिटलर का समर्थन किया और प्रोटेस्टेंट चर्चों को नाजी विचारों के अनुसार बदलना चाहा। इसके कुछ समर्थकों ने ईसाई धर्म के उन हिस्सों को हटाने या कम करने की कोशिश की जो यहूदी धर्म से जुड़े थे, और यीशु को इस तरह दिखाने की कोशिश की जो उनकी नस्लवादी मान्यताओं के अनुकूल हों। लेकिन सभी ईसाई चर्चों की प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं थी।
कुछ चर्च नेताओं और आम ईसाइयों ने शासन के साथ सहयोग किया या उसका समर्थन किया। वहीं कुछ लोग नाजी सरकार के चर्च में हस्तक्षेप का विरोध भी कर रहे थे। उदाहरण के लिए कन्फेसिंग चर्च का गठन हुआ। यह एक प्रोटेस्टेंट आंदोलन था जिसने नाजी समर्थित समूहों के प्रोटेस्टेंट चर्चों को नियंत्रित करने के प्रयासों का विरोध किया। मुख्य नाजी नेताओं के भी धर्म को लेकर विचार एक जैसे नहीं थे। कुछ लोग ईसाई धर्म का इस्तेमाल करने को तैयार थे अगर इससे राजनीतिक नियंत्रण में मदद मिलती। दूसरे, जैसे कि नाजी विचारक अल्फ्रेड रोसेनबर्ग, पारंपरिक ईसाई धर्म का खुलकर विरोध करते थे और वे इसे नस्ल, रक्त और जर्मन राष्ट्रवाद पर केंद्रित विचारों से बदलना चाहते थे। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि पूरे जर्मनी से ईसाई धर्म को तुरंत हटाने के लिए कोई एक स्पष्ट और आधिकारिक योजना थी। लेकिन यह स्पष्ट है कि नाजी राज्य किसी भी धार्मिक संगठन को अनुमति नहीं देता था जो सरकार का गंभीर विरोधी बन सके, और जो धार्मिक समूह शासन के कुछ आदेशों का पालन करने से इनकार करते थे उन्हें सताया जा सकता था। और इसका उदाहरण यह है कि यहोवा के साक्षियों पर कड़ा अत्याचार किया गया क्योंकि उन्होंने हिटलर के प्रति वफादारी की शपथ लेने, नाजी सलाम देने और जर्मन सेना में सेवा करने से इनकार कर दिया। कुछ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट पादरियों को भी विभिन्न प्रकार के विरोध के कारण गिरफ्तार किया गया या उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में भेज दिया गया। दूसरी ओर कई धार्मिक नेताओं ने भी नए राजनीतिक सिस्टम के साथ तालमेल बिठा लिया और कुछ ने तो खुलकर हिटलर का समर्थन किया। यह है वो बड़ा चित्र जो नाजी शासन बनाना चाहता था अगर वो सफल हो जाता। बात सिर्फ एक बड़े जर्मनी की नहीं थी, उद्देश्य था एक विशाल साम्राज्य जहां नाजी राज्य जमीन, जनसंख्या, श्रम, भोजन, शिक्षा इन सब पर नियंत्रण रखे, संस्कृति और राजनीतिक जीवन पर भी। और जैसे जैसे साम्राज्य बड़ा होता जाता उतने ही ज्यादा लोगों पर निगरानी रखनी, उन्हें नियंत्रित और दबाना पड़ेगा। यहीं पर अगली बड़ी समस्या सामने आती है। भले ही हिटलर ने यूरोप में अपने मुख्य दुश्मनों को हरा दिया हो, क्या वाकई इतना बड़ा साम्राज्य एकजुट रह सकता है? इसमें उसकी पहली समस्या होगी अर्थव्यवस्था। युद्ध शुरू होने से पहले ही नाजी जर्मनी टैंकों के निर्माण में बहुत ज्यादा खर्च कर रहा था, हवाई जहाज, हथियार और अन्य सैन्य उपकरणों पर भी। सरकार ने सेना के तेजी से विस्तार के लिए धन जुटाने हेतु कई तरीके अपनाए, जिसमें मेफोबी नाम की योजना भी शामिल थी। यह ऐसा था जैसे सरकार भविष्य में भुगतान करने का वादा कर रही हो। जर्मनी के लिए एक और बड़ी समस्या थी विदेशी मुद्रा की कमी और कुछ जरूरी कच्चे माल की कमी जो उद्योग के लिए जरूरी थे। नाजी सरकार ने 4 वर्षीय योजना के जरिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने की कोशिश की, लेकिन जर्मनी पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं बन सका। जब कब्जा शुरू हुआ तो नाजी जर्मनी ने कब्जा किए गए देशों से बहुत सारे संसाधन हासिल किए। उन्होंने खाना और जरूरी सामान ले लिया। pera at raw materials. उन्होंने यूरोप के अलग अलग हिस्सों से दसियों लाख जबरन मजदूरों का भी इस्तेमाल किया। इसलिए अगर जर्मनी जीत जाता तो नाजी साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा वो लगातार कब्जा किए गए इलाकों के नियंत्रण और शोषण पर निर्भर रहता। लेकिन जैसे जैसे जर्मनी के कब्जे वाला इलाका बढ़ता गया उसके लिए समस्याएं भी बढ़ती गईं जिन्हें उसे संभालना था, क्योंकि किसी देश की सेना हार जाने का मतलब ये नहीं होता कि वहां हर तरह की लड़ाई खत्म हो जाएगी। यूरोप के कई कब्जा किए गए इलाकों में गुप्त रूप से जर्मनी के खिलाफ लड़ने वाले रेजिस्टेंस ग्रुप्स बन गए। ये फ्रांस, पोलैंड, यूगोस्लाविया, सोवियत क्षेत्रों और अन्य जगहों पर बने थे। यूगोस्लाविया में पार्टीशन रेजिस्टेंस बहुत ताकतवर हो गया था, इसलिए विद्रोहियों से लड़ने और इलाकों की निगरानी के लिए एक्सेस सैनिकों की बड़ी संख्या तैनात करनी पड़ी। जर्मन सेना ने रेजिस्टेंस को रोकने के लिए बेहद क्रूर तरीके अपनाए। कई बार आम नागरिकों को भी निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई के तौर पर उन्होंने लोगों को मार डाला। लेकिन इससे संघर्ष पूरी तरह नहीं रुका, बल्कि कब्जे के दौरान हुई हिंसा ने और भी ज्यादा लोगों को नाजी शासन के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। अगर जबरन निष्कासन, जबरन मजदूरी और सामूहिक हत्याओं की योजनाएं पूर्वी यूरोप में और बड़े पैमाने पर लागू की जाती तो शायद जर्मन सेना को और भी ज्यादा इलाकों की निगरानी करनी पड़ती। इसका मतलब है कि भले ही हिटलर ने बड़ी लड़ाइयां जीत लिए होते, फिर भी उसे इतने विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों की जरूरत पड़ती। नाजी नेतृत्व के अंदर भी समस्याएं थीं। ये पूरा सिस्टम हिटलर पर बहुत ज्यादा निर्भर था। कई ऊंचे अधिकारी अपनी अपनी ताकत और संगठन रखते थे। नाजी सरकार के अलग अलग हिस्सों के बीच अक्सर प्रतिस्पर्धा भी होती थी। जब तक हिटलर जिंदा था वो सबसे बड़ी अथॉरिटी था जो इन समूहों के बीच फैसले ले सकता था। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आगे क्या होगा
जब हिटलर मर जाएगा। 1941 में हिटलर ने गोयरिंग को अपना उत्तराधिकारी नामित किया था अगर उसके साथ कुछ हो जाए। लेकिन जब 1945 आया, जब थर्ड राइख गिर रहा था, हिटलर ने गोयरिंग को उसके पदों से हटा दिया क्योंकि हिटलर को लगा कि वो सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहा है। हिमलर पर भी हिटलर का भरोसा उठ गया क्योंकि उसने हिटलर को बिना बताए पश्चिमी मित्र राष्ट्रों से बात करने की कोशिश की थी। इससे पता चलता है कि हिटलर के बाद असली सत्ता किसके पास जाएगी ये जानना कितना मुश्किल था। और भले ही धुरी शक्तियां जीत जाते, इसका मतलब ये नहीं था कि जर्मनी और जापान का गठबंधन शांतिपूर्ण और स्थायी रहता। वे एक दूसरे के साथ सिर्फ आम दुश्मनों के खिलाफ थे, लेकिन उनके मुख्य सैन्य अभियान अलग-अलग थे और उनके अपने-अपने हित थे। जर्मनी का ध्यान यूरोप और सोवियत संघ पर था, जबकि जापान, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और पैसिफिक में लड़ रहा था। उनके राजनीतिक लक्ष्यों और नस्लीय विचारों में भी बड़े अंतर थे। इसलिए ये कहने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है कि अगर दोनों साम्राज्य जीत जाते तो वे हमेशा के लिए दोस्त बने रहते। एशिया और अन्य क्षेत्रों में प्रभाव बांटते समय उनके बीच प्रतिस्पर्धा और नई तनातनी हो सकती थी। लेकिन किसी भी नाजी नियंत्रित यूरोप के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एक और भी बड़ी समस्या था। यहां तक कि अगर हिटलर यूरोप के बड़े हिस्से पर नियंत्रण भी कर लेता, तब भी मुख्य भूमि संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला करना और उसे जीतना बेहद मुश्किल होता। ये अटलांटिक के दूसरी तरफ है और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के पास वह नौसेना, परिवहन जहाज और लॉजिस्टिकल सिस्टम नहीं था जो अमेरिका पर एक विशाल आक्रमण सेना भेजने और उसकी आपूर्ति करने के लिए जरूरी था। इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका की औद्योगिक शक्ति बहुत बड़ी थी। युद्ध के दौरान अमेरिका ने बहुत सारे हवाई जहाज, टैंक, जहाज, ट्रक, हथियार और अन्य उपकरण बनाए, सिर्फ अपनी सेना के लिए ही नहीं बल्कि अपने सहयोगियों के लिए भी। ज्यादातर अमेरिकी परिवार भी सुरक्षित थे सीधे हमलों से, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका का मुख्य भूभाग यूरोप के मुख्य युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर थी। जर्मनी जानता था कि दूरी एक बड़ी समस्या है, इसीलिए जर्मन इंजीनियरों ने लंबी दूरी के बॉम्बर्स बनाने का अध्ययन किया जो उत्तरी अमेरिका तक पहुंच सकते थे। इन विभिन्न प्रस्तावों को अमेरिका बॉम्बर प्रोजेक्ट कहा जाता है, लेकिन ऐसा कोई जर्मन विमान ऑपरेशनल हथियार नहीं बन पाया जो यूरोप से नियमित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका पर बमबारी कर सके। जर्मनी के पास उन्नत रॉकेट तकनीक भी थी, V2 रॉकेट पहला लंबी दूरी का गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल था जिसे युद्ध में इस्तेमाल किया गया, लेकिन यह भी अटलांटिक पार नहीं कर सकता था। कुछ और भी लंबी दूरी के रॉकेट कॉन्सेप्ट्स पर अध्ययन किया गया, लेकिन वे युद्ध खत्म होने से पहले ऑपरेशनल इंटरकॉन्टिनेंटल हथियार नहीं बन पाए। इसलिए भले ही जर्मनी यूरोप को नियंत्रित कर ले, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अमेरिका पर कब्जा कर सकता है। एक ज्यादा तर्कसंगत संभावना ये है कि एक नाजी नियंत्रित इकाई और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच लंबे समय तक तनाव बना रहेगा। ये कुछ शीत युद्ध जैसा होगा, लेकिन इस बार अमेरिका का सामना किसी और दुश्मन से होगा। दोनों पक्ष अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा सकते हैं और अधिक उन्नत विमान, पनडुब्बियां, मिसाइलें और अन्य हथियार बना सकते हैं, जबकि वे एक और संभावित युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं। और एक ऐसी तकनीक है जो शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल सकती है, वो है परमाणु बम। 1938 में बर्लिन में ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने एक प्रयोग का परिणाम खोजा, जिसे बाद में नलीज मीटनर और ओटो फ्रिश ने न्यूक्लियर फिशन के रूप में समझाया। न्यूक्लियर फिशन परमाणु के नाभिक का विभाजन है जिससे बहुत अधिक ऊर्जा निकल सकती है। युद्ध के दौरान जर्मन न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम भी था, लेकिन नाजी जर्मनी परमाणु बम नहीं बना सका। उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी संयुक्त राज्य अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट की तरह बड़े पैमाने, संसाधनों और औद्योगिक प्रयास तक नहीं पहुंच सका। मैनहट्टन प्रोजेक्ट अमेरिका का एक बहुत बड़ा गुप्त कार्यक्रम था। इसमें ब्रिटेन और कनाडा भी शामिल थे, जिसका उद्देश्य परमाणु बम बनाना था। 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहली बार परमाणु हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और बाद में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों का इस्तेमाल किया। अगर जर्मनी ने यूरोप में संयुक्त राज्य अमेरिका के सीधे यूरोपीय युद्ध में प्रवेश करने से पहले ही जल्दी जीत हासिल कर ली होती, तो हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका के पास जर्मनी के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल करने का तुरंत कोई कारण होता। लेकिन अगर अमेरिका और नाजी जर्मनी के बीच सीधा युद्ध तब तक जारी रहता जब तक कि परमाणु बम उपलब्ध नहीं हो जाता, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी सैन्य बढ़त होती। इसका यह भी मतलब नहीं है कि हमेशा के लिए केवल अमेरिका के पास ही परमाणु हथियार रहेगा। अगर नाजी शासन ज्यादा समय तक जीवित रहता और उसने परमाणु अनुसंधान में पर्याप्त संसाधन लगाए होते, यह भी संभव है कि वे अपनी खुद की बम बनाने की कोशिश करते। हमें यह कभी पता नहीं चलेगा कि इसमें कितना समय लगता या वे इसमें सफल होते या नहीं। इसलिए
यूरोप में नाजी विजय के बाद जो दुनिया उभरेगी वो शायद हिटलर के नियंत्रण में एक शांत दुनिया नहीं होगी। यह अधिक संभावना है कि वह दुनिया अभी भी प्रतिरोध, भारी सैन्य खर्च, राजनीतिक संघर्ष और बड़ी शक्तियों के बीच तनाव से भरी होगी। और यहीं पर हम मुख्य सवाल का जवाब दे सकते हैं, क्या यह संभव है कि द्वितीय विश्व युद्ध बिल्कुल अलग होता अगर कुछ महत्वपूर्ण फैसले और लड़ाइयां बदल जाती? हाँ, युद्ध के शुरुआती दौर में ऐसे मौके थे जहां परिणाम निश्चित नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया पर नियंत्रण की बात अलग है। भले ही हिटलर के नियंत्रण में यूरोप का बड़ा हिस्सा था, लेकिन कब्जे में ली गई आबादी पर नियंत्रण बनाए रखना अब भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अर्थव्यवस्था को चलाना, प्रतिरोध का सामना करना, उसके जाने के बाद सत्ता का हस्तांतरण और अटलांटिक के दूसरी ओर एक बहुत ही शक्तिशाली और सुरक्षित संयुक्त राज्य अमेरिका का सामना करना। हम ये भी नहीं कह सकते कि एक सफल नाजी साम्राज्य कब या कैसे गिरेगा। ये कई सालों तक चल सकता है और उस व्यवस्था के हर साल जारी रहने का मतलब हो सकता है कि लाखों अतिरिक्त लोग उत्पीड़न, जबरन श्रम, निर्वासन और सामूहिक हत्या के शिकार बनेंगे। इसलिए सवाल, अगर हिटलर जीत जाता तो क्या होता, का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये नहीं है कि दुनिया का नक्शा किस रंग का होता। इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कितनी जिंदगियां बदल जाती या खत्म हो जाती अगर नाजी शासन को अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए और समय मिल जाता। नाजी जर्मनी 1945 में हार गया और इसी वजह से एक ऐसे साम्राज्य का अंत हुआ जो सिर्फ जमीन पर कब्जा करना नहीं चाहता था, बल्कि यूरोप की पूरी आबादी को एक नस्लवादी और क्रूर विचारधारा के अनुसार बदलना चाहता था।